90 डेज सफिशिएंट है जिसमें आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सीधा किताब खोल के पढ़ना इज नॉट द सोल्यूशन, इससे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो ये 220 मार्क्स आएंगे कैसे भी? मॉक टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर 1 को बिल्कुल इग्नोर मत करना अगर जीआरएफ चाहिए तो। बहुत से क्वेश्चंस पेपर में ऐसे होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, मान लो 10 क्वेश्चंस ऐसे, सब कुछ कवर नहीं करना है और इस टाइम पीरियड में आप वो चीज़ नहीं करना चाह रहे हो, तो इन पे फोकस करके भी एग्जाम में आप क्लोज पहुंच सकते हो एग्जाम को क्लियर करने के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। सो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो माय नेम इज उमेश कुमार यादव एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर पेपर 2 इकोनॉमिक्स। तो आज के सेशन में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पहलू पे थोड़ी सी नजर डालेंगे। पहलू क्या है? पहलू ये है कि यार जो आपका एग्जाम है, कौन सा, यूजीसी नेट, उसमें अराउंड 90 डेज बचे हुए हैं। 90 डेज, राइट? तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि अगले 90 डेज के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए आप लोगों का, जिसपे चल के आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। सो पहला सवाल जो दिमाग में ये आता है, क्या 90 डेज में इट इज पॉसिबल फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम? तो द आंसर शुड बी, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं या मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप ग्रेजुएशन में ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, तो अगर इसका आंसर मुझसे आप पूछेंगे कि क्या 90 डेज में हम कंप्लीट कर सकते हैं अपनी तैयारी को और एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो यस, एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। एग्जाम निकालना और तैयारी 100% होना बहुत अलग अलग चीज है। एग्जाम क्रैक करना इज समथिंग दैट यू कैन डू। 90 डेज सफिशिएंट है जिसमें आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। देखो, कोई भी बच्चा, कोई भी एस्पिरेंट जो है, जब भी एग्जाम में जाता है, किसी भी एग्जाम के लिए आप ये बात कर सकते हैं, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, चाहे कोई भी, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे बीएड का एग्जाम हो, चाहे पीजीडी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एस्पिरेंट जब एग्जाम हॉल में जाता है, वो कभी भी 100% श्योर नहीं होता है, 100% सिलेबस कवर करके नहीं आया होता है। तो यानी कि सभी बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो कभी भी 100% प्रिपेयर्ड नहीं होते, यानी कि उनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम होती है। कुछ ना कुछ वो कर लेते हैं, कुछ चीजें वो छोड़ देते हैं। तो टेक्निकली आपका कंपटीशन उन लोगों से ही है जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ या जो उतने तैयार नहीं है शायद से। तो कहने की बात यहाँ पे ये है कि यस, आप बिल्कुल भी इस चीज से परेशान मत हो कि मान लो आपने 10% सिलेबस नहीं किया है तो आप एग्जाम नहीं देंगे। ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं है आपको। मान लो आपने एक यूनिट नहीं किया तो आप एग्जाम नहीं देंगे। बिल्कुल आपको एग्जाम देना चाहिए। बिल्कुल 90 डेज में आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां पे आप बाकी जो लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं उनसे बेहतर परफॉर्म करके अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मेंटालिटी वाला जो गेम है, बेसिकली उसमें आपको बहुत ही क्लियर रखना है खुद को कि भाई एग्जाम क्लियर हो सकता है, एग्जाम क्लियर हो सकता है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे ही, हमारे इस चैनल पे हमने एक सेशन लिया था। एक बच्चा था आयुष नाम से, आप जाके उसका इंटरव्यू देख सकते हैं। वो मास्टर्स सेकेंड ईयर में है अभी, मास्टर्स सेकेंड ईयर में है, एंड उसने एग्जाम नहीं, जीआरएफ क्लियर किया। जीआरएफ है उसका फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ में, अभी मास्टर्स कंप्लीट भी नहीं हुई है। अब कहने की बात यहाँ पे है कि सर मास्टर्स कंप्लीट नहीं है तो क्या एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप अपने सेकंड ईयर में एग्जाम दे सकते हैं और आप एग्जाम क्रैक भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो कहने की बात यह है कि बिल्कुल भी अपने दिमाग से ये चीज हटा दो कि 90 डेज में एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। कैसे, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग, मतलब मैं कुछ चीजें हैं जिन पे बात करूंगा जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट चीज तैयारी से पहले आपको करनी है, प्रिपरेशन से पहले, प्रिपरेशन से पहले आपको क्या करना है? आपको एक वार्म अप करना है। कौन सा वार्म अप? मेंटल वार्म अप, जिसमें आप कुछ चीजें हैं उनके बारे में सोचेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। ये बहुत जरूरी है। सीधा किताब खोल के पढ़ना इज नॉट द सोल्यूशन, इससे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इससे बस आप चीजें कवर करते रहेंगे। सिलेबस इतना बड़ा है कि आप एंड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लास्ट में जाके आप मायूस हो जाएंगे, आपको लगेगा सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका कम होगा, आप कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। एनालिसिस बहुत जरूरी है। किन किन चीजों का, उन पर मैं बात करूंगा। जो पहला एनालिसिस आपको करना है, फर्स्ट एनालिसिस जो आपको करना है वो ये है कि भैया नो द कट ऑफ। कट ऑफ को जानना है, कट ऑफ को समझना है। अब अगर मैं पिछली 3 कट ऑफ्स की बात करूं, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था जनवरी में, जनवरी 2024 में, तो उसकी कट ऑफ गई है 206 मार्क्स। जेआरएफ की मैं बात कर रहा हूं, मैं जेआरएफ की ही बात करूंगा, नेट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जो आपका री एग्जाम हुआ था 24 नहीं 25 में, सॉरी, जो आपका री एग्जाम हुआ था 24 में, उसकी कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 210 नंबर, ठीक है।
और उससे पहले जो आपका दिसंबर वाला पेपर हुआ था, दिसंबर 23 का पेपर हुआ था, उसकी जो कट ऑफ गई थी वो 180 मार्क्स। तो ये कट ऑफ रही है पिछले कुछ पेपर्स में, जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इन कट ऑफ्स को, तो जो आपका दिसंबर 2023 का पेपर था, ये बहुत ही डिफिकल्ट पेपर था, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर था। इस पेपर को आप उठाइए, जाके देखिएगा, बहुत ही मैथमेटिकल पेपर था, राइट। एंड इस वजह से कट ऑफ जो है काफी कम गई थी इस पर्टिकुलर एग्जाम में। बट इन जनरल अगर मैं देखूं कट ऑफ्स को, तो कट ऑफ जो है वो 200 के ऊपर ही रह रही हैं, 200 के ऊपर। तो अगर 210 कट ऑफ मान लूं मैं यहां से, राइट, जो लास्ट बच्चा जिसका जीआरएफ हुआ उसका 210 नंबर आए थे, इस बार जिसका लास्ट कट ऑफ लास्ट जीआरएफ हुआ उसका 206 नंबर आए थे। तो इन सभी को आपको अगर बीट करना है, आपको टारगेट थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर मैं 200 का 206 210 में देख रहा हूं, तो मैं अपना टारगेट थोड़ा सा ऊपर रखूंगा, मान लो मैं 220 के आसपास रखूंगा, 220 के आसपास। तो 220 मार्क्स आउट ऑफ 300 का मैं टारगेट लेके अपने दिमाग में चलूंगा अगर मुझे जीआरएफ क्लियर करना है। तो जब मैं 220 मार्क्स की बात कर रहा हूं, तो ये 220 मार्क्स आएंगे कैसे भाई? आपको पता है आपका पेपर जो है दो पार्ट्स में होता है, पेपर 1 भी है उसमें, पेपर 2 भी है, पेपर 1 भी है उसमें, पेपर 2 भी है, पेपर 1 पेपर 2। अब पेपर 1 जो है आपका 50 क्वेश्चंस यहां पे आते हैं, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको टारगेट करना है 220 मार्क्स, यानी कि आपको टारगेट करने हैं 110 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150, आउट ऑफ 150। अब ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आप कैसे डिवाइड कर सकते हो इन क्वेश्चंस को? तो एक जो बैलेंस जो तरीका होता है एग्जाम को क्रैक करने का जीआरएफ स्पेसिफिकली, तो उसमें आपके पेपर 1 का बहुत रोल रहता है। तो अगर मैं यहां से अराउंड 35 क्वेश्चन सही कर लेता हूं, तो मुझे बहुत एज मिल जाएगा, स्कोप मिल जाएगा, थोड़ी राहत मिल जाएगी पेपर 2 में। पेपर 2 में मैं क्या करूंगा, फिर 75 क्वेश्चंस अगर मैं यहां पे ठीक कर ले रहा हूं आउट ऑफ 100, तो मेरा चांस बन जा रहा है जीआरएफ का चांस, या आपका शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप 110 के आसपास की रेंज में पहुंच जाते हैं। तो आपको 75 क्वेश्चंस टारगेट करने हैं पेपर 2 में अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। अभी 75 क्वेश्चंस कहां से होंगे, कैसे होंगे, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन आपको पेपर 1 को भी इग्नोर नहीं करना। पेपर 1 पे हम दोबारा बात करेंगे। आगे देखते हैं। अब 100 में से आपको पेपर 2 में 75 क्वेश्चंस चाहिए। अब ये 75 क्वेश्चंस जो हैं कैसे सॉल्व होंगे, तो आपको ये देखो, अब पेपर को जान के, कट ऑफ को जान के आपको ये मालूम पड़ गया कि भाई आपको अराउंड कितना टारगेट लेके चलना है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। अटेम्प्ट तो आप सारे करेंगे बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कितने सही होने चाहिए उनमें से जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब इस चीज को करने के लिए आपका सेकंड चीज की हम बात करेंगे, सेकंड नो की हम बात करेंगे। क्या आपको मालूम होना चाहिए? द सेकंड पार्ट इज नो द पेपर। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि आपको क्या जानना है, आपको जानना है कि भैया नो द कट ऑफ, नो द कट ऑफ, सो दैट ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, नो द पेपर। कट ऑफ आपको मालूम पड़ गई, अब जो पेपर है उसको समझना है। उस पेपर को आप कैसे समझोगे? जब उस पेपर का आपको पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको यहां पे ये समझना है कि पेपर का पैटर्न जो है किस तरीके का, किस यूनिट से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, यूनिट वाइज क्या वेटेज है, कहां से मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं। तो ये बेसिकली एक स्मार्ट अप्रोच है। आप किताब उठा के पढ़ने बैठ जाओगे यूनिट वाइज, आप कभी एंड तक नहीं पहुंच पाओगे, आप मायूस होके हट जाओगे प्रिपरेशन से। आपको क्या करना है, आपको स्मार्टली काम करना है। आपको पेपर्स उठाने हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स, आपको चेक करना है किस यूनिट से आपके मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं। तो पहले आपको इन यूनिट्स को खत्म करना है। क्यों? बिकॉज आपके पास 90 डेज है, राइट। आपको अपनी प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज करना है। हम लोग इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हैं, तो उस चीज को इन रियल टर्म्स में आपको यहाँ पे यूज करना है। तो आपको उन यूनिट्स पे फोकस करना जहां से मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं। अब ये सवाल कहां से आ रहे हैं, तो आप, मुझे पता है आप लोग तो ये करोगे नहीं, तो मैंने ये चीज कर रखी है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने पिछले 8 से 10 साल के जो पेपर्स आए हुए हैं उसमें से किस यूनिट से कितने सवाल इन एन एवरेज आए हुए हैं वो मैंने एनालिसिस कर रखा है। अब आपको अपने एंड से एफर्ट ये करना है कि उस वीडियो को ढूंढना है, चैनल पे आपको मिल जाएगी, एंड उसको देखना है। तो आपको मालूम पड़ेगा जो मैक्सिमम सवाल आते हैं, मैं आपको ब्रीफली कुछ चीजें बताऊंगा, वो आपके माइक्रो से आते हैं और आपके मैक्रो से आते हैं, और इनका सिलेबस भी बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है, आपको माइक्रो और मैक्रो खत्म करना है। ये नॉलेज आपको कहां से आई? आपको पेपर के एनालिसिस से आई। ठीक है, ये आपको
सबसे पहले करें। इसी तरीके से आपको बाकी एनालिसिस भी देखना है कि किस यूनिट से ऑन एन एवरेज कितने सवाल आ रहे हैं। तो माइक्रो है, मैक्रो है, आपका इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, यहां से अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं। आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी आपको करना है। इसके अलावा आपके मैथ्स और इकोनोमेट्रिक्स और स्टैट से भी अच्छे खासे सवाल आते हैं, तो ये आपको ये भी यूनिट्स करने हैं, मैथ्स, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स। लेकिन आप इकोनोमेट्रिक्स शुरुआत यहीं से करेंगे, ये आपको पहले इंश्योर करना है। यहां से अराउंड कुछ नहीं तो कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, ठीक है, या इन कॉन्सेप्ट को यूज करके आपके बाकी सवाल बन जाते हैं। तो इनको आपको इग्नोर नहीं करना, ये आपका पहला स्टेप होगा, फिर बाकी आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो पेपर को आपको समझना है, पेपर में कहां से क्या पूछा है, एनटीए का ट्रेंड क्या है, एनटीए की पसंद क्या है, किस यूनिट पे वो प्रेफर करता है, किस यूनिट में भी स्पेसिफिकली किस टॉपिक को वो पिकअप करता है, बार बार रेगुलरली पिकअप कर रहा है, वो आपको पेपर के एनालिसिस से मालूम पड़ेगा। इस स्टेप को आपको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तीसरा स्टेप जो है, थर्ड स्टेप, मान लो आपने ये सब कर लिया, आपको आइडिया लग गया कि भाई किस यूनिट पे वेटेज ज्यादा है और किस एरिया से सवाल पूछे जा रहे हैं। एक चीज, जब ये एनालिसिस आप करोगे, आपको एक और चीज मालूम पड़ेगी कि क्वेश्चंस का टाइप कैसा आ रहा है। क्वेश्चन का टाइप कैसे, जैसे आजकल जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये आपको कैसे मालूम पड़ा, आपने जब एनालिसिस किया पेपर का। इसके अलावा आपके मैच द कॉलम, MATCH, मैच द कॉलम वाले काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो ये भी आपको कैसे मालूम पड़ा, आपने एनालिसिस किया। तो जब भी आप, अब इस चीज को आप कैसे यूज करेंगे, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको हमेशा टाइमलाइन याद रखने हैं कि किस टाइम फ्रेम में कौन सी थ्योरी आई है, राइट। मान लो अगर मैं ISLM मॉडल की बात कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये थ्योरी किसने दी थी, है ना, किसने दी थी एंड किस टाइम पीरियड में ये थ्योरी दी है। मान लो मुझे एग्जैक्टली वो डेट या वो साल याद ना भी हो, तब भी एक भाई टाइम फ्रेम मेरे दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप क्लासिकल्स की बात कर रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई वो किस टाइम पे लिख रहे थे, या आप कीन्स की बात कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे कि वो डिप्रेशन के टाइम पे आपके 1929 के आसपास उनकी थ्योरीज आएंगी, तो आई थी। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में बिठानी है। जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि भाई टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सारे वैसे आ रहे हैं, एंड कौन सी थ्योरी किसने दी इसलिए भी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो मैच द कॉलम में ये चीजें पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से आप पेपर की नॉलेज को PYQs की हेल्प से अपनी तैयारी में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सही है कि 90 डेज में आप पूरा सिलेबस नहीं कर पाएंगे, और बात ये भी सही है कि आपको नीड भी नहीं है, बात ये भी सही है कि आपको नीड भी नहीं है। सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सी चीजें हैं जिससे सवाल बहुत रेयरली आते हैं। तो आपको अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से आगे बढ़ना है कि भैया आप कितना टाइम देंगे किस यूनिट पे जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आप उन एरियाज पे फोकस करिए, उन टाइप के सवाल पे फोकस करिए जहां से आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकते हैं। नाउ अब थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप इज नो योर सेल्फ। ये सबसे इंपॉर्टेंट। आपने पेपर को समझ लिया, पैटर्न को समझ लिया, कहां से एनटीए पूछ रहा है, एनटीए को समझ लिया, आपको खुद को भी समझना इंपॉर्टेंट है। 90 डेज में आप कितना कवर कर पाएंगे वो आपकी पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। पोटेंशियल कौन सी, कि आप आगे कितना पढ़ सकते हैं नया, प्लस आपने पीछे कितना पढ़ रखा है, आपने पीछे आपकी हिस्ट्री में कितना हार्डवर्क कर रखा है। तो अगर मान लो आपने माइक्रो और मैक्रो बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो यहां पे आप कम टाइम देके आगे बढ़ सकते हो, राइट। ये आपको मालूम पड़ेगा जब आप खुद का एनालिसिस करोगे। तो खुद पे भी एनालिसिस आपको करना है। आपको ये देखना कि आपके लिए कौन से इजी वाले यूनिट्स हैं और कौन से आपके लिए डिफिकल्ट वाले यूनिट्स हैं। तो अगर इजी यूनिट्स वो वाले हैं, इजी यूनिट्स वो वाले हैं जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, तो आपको उनको पहले रिवाइज कर लेना है। भले आपको इजी लगते हैं लेकिन आपको फिर भी रिवाइज करना है, बिकॉज वहां से क्वेश्चंस बनेंगे, वहां पे आप बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। ओवर कॉन्फिडेंस में आप बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। एग्जांपल देता हूं, जैसे लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि माइक्रो सबसे आसान है, हमने पढ़ा हुआ है, माइक्रो में तो हम क्या ही नीड है रिवीजन करने की, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे गलतियां वहीं पे होती हैं, मैक्सिमम मिस्टेक्स उसी यूनिट में होते हैं, बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा है, कॉन्सेप्ट्स जो है बहुत ही ट्रिकी हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और बच्चे वहीं गलती करते हैं, वहीं उनका रिजल्ट जो है खराब होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। अगर आपको कोई
यूनिट आसान भी लगता है, लेकिन उसका जो वेटेज है एग्जाम में ज्यादा है, तो आपको उसको रिवाइज करना ही करना है अच्छे से, बिल्कुल भी छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है, राइट। अगर मान लो कोई यूनिट बहुत डिफिकल्ट है और उससे सवाल भी कम आ रहे, तो वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी 90 डेज में ये चीज नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अभी बस आपको कोई ईगो वाली बात नहीं है कि नहीं भैया मैं तो पहले डिफिकल्ट पार्ट ही पढ़ूंगा वरना मेरा ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा, नहीं। एग्जाम निकालना है, बहुत ही स्मार्टली काम करना है। बिल्कुल जो बेस्ट तरीका है, जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, उस तरीके से हम एग्जाम पे अप्रोच करने वाले हैं। तो ये सब कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? जब आप खुद का भी एनालिसिस करेंगे, राइट। तो इन 3 स्टेप से आपको अब मालूम पड़ गया कि आगे बढ़ना कैसे, अप्रोच क्या करनी है आगे, है ना। अब आप में कोई कंफ्यूजन नहीं है, रास्ता आपको दिख गया है। अब यहां से बस आपको मेहनत करनी है ना। तो कॉपी किताब उठाएंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें नोट्स बनाएंगे। अब प्रैक्टिस कहां से करनी है? प्रैक्टिस कहां से करनी है? प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हो। दो सोल्यूशन है प्रैक्टिस करने के। मान लो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो प्रैक्टिस करने की या तो आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, आप पीडब्ल्यू के मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं जो काफी शानदार है, या फिर आप पीवाई क्यू सॉल्व करिए जितने पॉसिबल हो सके। पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पैटर्न का और अंदाजा लगता रहेगा और लेवल का अंदाजा लगता रहेगा, प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, एंड काफी सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट होते भी हैं। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व पीवाईक्यूज। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। तो मॉक टेस्ट देना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि पहले मैं पेपर 1 से स्टार्ट करना है, आपको पेपर 1 से स्टार्ट करना है, पेपर 2 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आप ये एक्सपेरिमेंट करके अपना बेस्ट जो तरीका है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। तो इसीलिए ये मॉक टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट से हो सकता है आपको सवालों की डिफिकल्टी लेवल या सवालों के ये कह लो कि बहुत अलग अलग सवाल ना मिले आपको, यहाँ पे हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे फायदा आपको ये होगा, इसीलिए आपको डेफिनेटली ये काम करना भी, बिकॉज इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगा। एंड इवेंचुअली एग्जाम वाले दिन आपका टाइम आप कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, है ना। मान लो आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट ही ना कर पाए, मान लो आपने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी थी, बट आपसे सारे क्वेश्चन उस समय टाइम पे अटेम्प्ट हुए ही नहीं, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वेस्ट है। तो इस पार्ट को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली आपको पता है कि आपके करंट अफेयर्स भी पूछते हैं कभी कभी, जिसमें आपके मेजरली जो चीज सवाल पूछते हैं वो आपकी पॉलिसीज पे पूछते हैं, एंड आपके बजट एंड सर्वे पे भी, एंड इकोनॉमिक सर्वे से भी सवाल आता है। तो इन चीजों को भी आपको कवर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वैसे हम लोग यूट्यूब पे ये पूरा डिस्कस करेंगे, आपका बजट हो चाहे सर्वे हो, दोनों हम डिस्कस करेंगे, बट आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इंश्योर करें कि आप वो वीडियोस देखें, या जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे यूट्यूब पे, आपके पेड बैच पे, आप उसको अच्छे से यूज करें, राइट। एक चीज ये होगी। इसके अलावा आप अगर पेपर 2 पे तो फोकस कर ही रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स के सारे यूनिट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप पेपर 1 पे भी ध्यान दीजिए। तो अगर पेपर 1 पे भी ध्यान दीजिए, अब क्योंकि 90 डेज बचे हैं, तो आपको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है। अगर आपको कम टाइम में एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको अपने एंड से थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो अगर मान लो आप 4 घंटे 4 आवर्स के लिए आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो कम से कम आप 2 घंटे 2 आवर्स जो है दिन में वो दीजिए पेपर 1 को, बिकॉज 50 क्वेश्चन जो है बेसिकली ये डिसाइडर होते हैं आपके कि आपका जीआरएफ होगा या नेट होगा। अगर यहां पे आप 35 क्वेश्चन या इससे ऊपर ले गए, तो मैं डेफिनेट गारंटी ले सकता हूं इस चीज की कि आपका जीआरएफ होगा, आपका जीआरएफ होगा शॉर्ट। तो आपको इस नंबर को दिमाग में बिठाना, 35 जो नंबर है ये आपका गोल्डन नंबर है, इसको आपको दिमाग में बैठा के आगे काम करना, आगे पढ़ाई करनी पेपर 1 की। पेपर 1 को बिल्कुल इग्नोर मत करना। अगर जीआरएफ चाहिए तो लिख के ले लो, टांग लो सामने कहीं जहां पे भी पढ़ते हो बैठ के, इसको इग्नोर करके आप एग्जाम नहीं कर पाओगे क्लियर। तो बिल्कुल इस पे भी ध्यान दो, राइट। अब पेपर 2 जो है, हमने बात करी 75 क्वेश्चंस,
अब यहाँ पे 25 क्वेश्चंस जो है ऐसे होंगे जिन पे हमें उतना फोकस नहीं करना। कहने का मतलब ये है, जो पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि आपको सब कुछ कवर नहीं करना है। बहुत से क्वेश्चंस पेपर में ऐसे होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, मान लो 10 क्वेश्चंस ऐसे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, एंड इन पे आपको 1 मिनट भी वेस्ट, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज इनके बिना भी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा, कोई ईगो वाली बात नहीं है, आप इनको इग्नोर करके आगे बढ़ के अभी 90 डेज में ईगो को साइड रखे, आराम से इन 90 में से आप 75 क्वेश्चंस को सही करिए, राइट। अगर इतना भी आप कर लोगे, है ना, तो भी आपका सिलेक्शन होगा। नंबर आपको याद रखना है 75। आप कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, आपको 75 क्वेश्चंस वहां पे सही करने हैं। जो मैंने पीवाईक्यू वाली बात करी यहाँ पे, जो मैंने पीवाईक्यू वाली बात करी, इसका एक और एडवांटेज क्या, देखो आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, होगा क्या, आपको जब आप बहुत सारे पीवाईक्यूज और बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा लोगे तो आपके अंदर एक सेंस डेवलप होगा किस चीज का। आपको पता है कि यार यूजीसी नेट एग्जाम है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपके अंदर एक सेंस आएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। कई बार होता है कि आपको ऑप्शंस या आप जो सवाल पूछा गया उसके बारे में कोई आइडिया ना हो, लेकिन आपके पास वो तरीका आ चुका है, वो हुनर आ चुका है, जिससे आप क्वेश्चन को देख के बहुत ही आसपास पहुंच सकते हो उसके आंसर के। तो जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपको पता है कि चारों ऑप्शंस आपके सामने, उनमें से एक जो है आंसर है, तो आंसर आपके सामने ही है। तो ओवर प्रैक्टिस से, मतलब ओवर टाइम जब आप प्रैक्टिस करते हो, आपके पास ये स्किल आ जाती है कि आप आंसर ढूंढ लेते हो सवाल में से। तो ये चीज भी कई बार काम आती है। मान लो आपने 1-2 सवाल भी, मान लो एलिमिनेशन की हेल्प से या किसी और तरीके से आपने इस चीज को कर लिया, वहां पे मान लो आपने 2 सवाल ही सही कर लिए, यानी आपने 4 मार्क्स एक्स्ट्रा कर लिए, तो कई बार ये 4 मार्क्स जो है बहुत मैटर कर जाते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इस चीज को याद रखिएगा, राइट। हाँ, तो ये 75 क्वेश्चंस वाला जो एम है, उस चीज को आपको दिमाग में रखना है। आपको इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली हमने कट ऑफ की बात कर ली है, हमने पीवाईक्यूज की बात कर ली है, हमने आपके इंपॉर्टेंट यूनिट्स पे बात करी है, जिसमें माइक्रो मैक्रो सबसे इंपॉर्टेंट है। माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल, अगर ये 3 चीजें कर लोगे, एंड या फिर जैसे इस बार तो वैसे इंडियन इकोनॉमी में सवाल नहीं आए थे उतने, बट इंडियन इकोनॉमी भी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो मैक्रो, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी और आपका इंटरनेशनल, और इस साल आपके एनवायरमेंट से भी काफी क्वेश्चन आए थे। तो एनवायरमेंट जो है छोटा यूनिट है, इसको आप कवर कर सकते हैं। तो अगर इन पे आप फोकस कर लो, मान लो एक बार को आपकी मैथ्स या स्टैट्स वीक है, काफी वीक है, आपको डर लगता है और इस टाइम पीरियड में आप वो चीज नहीं करना चाह रहे हो, तो इन पे फोकस करके भी एग्जाम में आप क्लोज पहुंच सकते हो एग्जाम को क्लियर करने के। तो बहुत से तरीके, देखो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं, अब आप कैसे चूज कर रहे हो वो आपका अपना कॉल है यहाँ पे। बट हाँ, मैं जो आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे वो ये कि आप अलग अलग रास्ते यूज करके भी आप 90 डेज में जेआरएफ तक पहुंच सकते हो। मुश्किल नहीं है ये, अपने माइंडसेट पे ये काम करिए, अपने आप को खुद डेली सुबह उठ के बताइए कि भाई पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, मैं कर लूंगा। तो आपको लगेगा, खुद ही मालूम पड़ जाएगा ओवर टाइम कि हाँ हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रखिए, पॉजिटिव रखिए। ओवर टाइम आप देखेंगे आपकी तैयारी जो है वो बेटर हो जाएगी, एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद ही ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ ये चीज। तो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच, दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा जहाँ पे मैंने एनालिसिस किया हुआ है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो अराउंड 10 साल का हमने एनालिसिस किया था, हर एक यूनिट, आपके 10 के 10 यूनिट्स के लिए हमने ऑन एन एवरेज एक नंबर वहां पे ढूंढा था, जहां पे हमने मालूम पड़ गया कि भाई ये जो यूनिट है बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट्स हैं। तो उस वीडियो को आप देखिएगा, मैं लिंक अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ में भी, तो उस पर आप जाइएगा, देखिएगा उसको, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच द पेपर इन द next 90 days, and the point that I'm trying to make here is that the exam is crackable in the next 90 days. So if you allow yourself, if you immerse yourself in the preparation from today itself, it is possible for you to crack the exam. So just work on your mindset, be positive, be optimistic, and good things will happen. You will see for yourself. So this is all for this session. I hope you found the session बेनिफिशियल। थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी आपको यहाँ से हेल्प मिल रही है, हल्का सा भी आपको डायरेक्शन मिलता है, तो मेरा काम हो जाता है। तो मेरा पर्पस यही है कि आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मैं दे पाऊँ यहाँ पे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाकी आई ब्रिंग more such videos, more such sessions for you.
तब तक आप आराम से तैयारी करिए, पढ़ाई करिए अच्छे से, एंड होपफुली सब कुछ अच्छा होगा. So thank you so much for watching. I'll see you soon. Take care. Thank you.